नमस्कार, मैं हूं केसरी पांडे और एक बार फिर से हमेशा की तरह ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और हम आभारी हैं आपके कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। अनुच्छेद 47 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब आपको गलत कथन बताना है। आपके विकल्प हैं: ए, इसका जिक्र संविधान के भाग 4 में किया गया है। बी, यह संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत आता है। सी, इसके मुताबिक सरकार का ये कर्तव्य है कि वो सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए काम करे। और विकल्प डी, यहीं से किसी भी राज्य सरकार को यह अधिकार मिलता है कि वो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा सकती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, यानी डी में दिया गया कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, यानी जान लेते हैं कि कैसे गलत है। हाल ही में बिहार सरकार ने सामाजिक सुधारों के उद्देश्य से एक समाज सुधार अभियान शुरू किया है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी के लाभों और समाज पर दहेज प्रथा और बाल विवाह के बुरे प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बता दें कि बिहार में साल 2016 से ही शराब पर प्रतिबंध लगा हुआ है। दरअसल संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इसकी अवधारणा आयरिश संविधान से आई है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत ही अनुच्छेद 47 का जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक सरकार का ये कर्तव्य है कि वो लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए काम करें। यहीं से किसी भी राज्य सरकार को यह अधिकार मिलता है कि वो मादक पदार्थों, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों, औषधीय प्रायोजनों से भिन्न उपभोग पर रोक लगा सकती है। आपको बता दें कि विकल्प डी में दिया गया कथन अनुच्छेद 48 से निकल कर आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसे उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर गठित किया गया था। और दूसरा, परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। विकल्प हैं: ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, अथवा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, यानी केवल कथन 2 सत्य है, कथन 1 गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देख लेते हैं व्याख्या को। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बीते 29 दिसंबर 2021 को अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की। बता दें कि आरबीआई द्वारा हर 6 महीने पर वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। इसमें वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन से जुड़े समसामयिक मुद्दों के बारे में, वित्तीय स्थिरता के जोखिमों और वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन का मूल्यांकन किया जाता है। ये मूल्यांकन वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद यानी एफएसडीसी की उप समिति द्वारा किया जाता है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के बारे में आपको बताएं तो इसे रघुराम राजन समिति के सिफारिशों के आधार पर गठित किया गया था। इसका गठन भारत सरकार द्वारा 30 दिसंबर 2010 को किया गया था। परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। इस परिषद के सदस्यों में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त सचिव और आर्थिक कार्य विभाग के सचिव, वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार, सेबी के अध्यक्ष और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शामिल होते हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। 19वीं सदी की समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इन्होंने साल 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में देश के सबसे पहले बालिका स्कूल की स्थापना की थी। दूसरा, विधवा महिलाओं को सहारा देने के लिए इन्होंने पुणे में महिला सेवा मंडल की भी स्थापना की। और तीसरा, अपने पति के साथ मिलकर इन्होंने सत्य शोधक समाज नामक एक संगठन की स्थापना की। आपके विकल्प हैं: ए, केवल 1 और 2 सत्य हैं, बी, केवल 2 और 3 सत्य हैं, सी, केवल 1 और 3 सत्य हैं, अथवा डी, 1, 2 और 3 यानी तीनों कथन जो दिए गए हैं वो सत्य हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, यानी तीनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं जरा।
सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में हुआ था, यानी बीते 3 जनवरी को इनकी जयंती थी। 19वीं सदी में महिलाओं की स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। उस वक्त सावित्रीबाई ने समाज सुधारक बनकर महिलाओं को सामाजिक शोषण से मुक्त कराने और उनके समान शिक्षा व अवसरों के लिए पुरजोर कोशिश की। साल 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में देश के सबसे पहले बालिका स्कूल की स्थापना सावित्रीबाई फूले ने ही की थी। इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर लड़कियों के लिए करीब 18 स्कूल खोले। गौरतलब है कि सावित्रीबाई फूले को प्रथम शिक्षिका होने का भी श्रेय जाता है। बिना पुरोहितों के शादी को बढ़ावा देने और दहेज प्रथा को हतोत्साहित करने के साथ साथ अंतर्जातीय विवाह करवाने के लिए इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर सत्यशोधक समाज नामक एक संगठन की स्थापना की। विधवा महिलाओं को सहारा देने के लिए इन्होंने पुणे में एक महिला सेवा मंडल नामक संगठन की भी स्थापना की थी। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला विषु, दूसरा पुथुरुषम और तीसरा उगादि। ये तीनों क्या हैं? आपके विकल्प हैं ए नववर्ष से जुड़े दक्षिण भारतीय त्यौहार, बी संगम साहित्य के प्रमुख लेखक तोलक्कापियार द्वारा लिखे गए कुछ महाकाव्य, सी संगम साहित्य शिल्पाधिकारम के प्रमुख पात्र, अथवा डी प्राचीन दक्षिण भारत में आयोजित 3 साहित्य संगमों का नाम। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, यानी ये सभी नववर्ष से जुड़े दक्षिण भारतीय त्यौहार हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में हम सभी ने बड़े ही उत्साह से नववर्ष का त्यौहार मनाया। दरअसल प्रश्न में दिए गए ये तीनों शब्द दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले नववर्ष से जुड़े त्योहारों के नाम हैं। विषु केरलवासियों के लिए नववर्ष का पहला दिन होता है। ये मलयालम महीने मेष की पहली तिथि को मनाया जाता है। दूसरा है पुथांडु, इसे पुथुरुषम भी कहा जाता है। ये तमिल नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। और तीसरा है उगादि। ये दक्षिण भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे संवत्सर युगादि के नाम से भी जाना जाता है। ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ज़्यादातर भारतीय नववर्षों की शुरुआत मार्च और अप्रैल के महीने में ही होती है। बढ़ते हैं आज के इस एपिसोड के अंतिम प्रश्न की ओर। नीलगाय जानवर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, नीलगाय सबसे बड़ा एशियाई मृग होता है। और दूसरा, इसकी आयु सीयन स्थिति कम चिंताजनक यानी लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने घोषणा की कि वो अब नीलगाय को नहीं मरवाएगी। इसके बजाय राज्य में इनकी आबादी को नियंत्रित करने के लिए सरकार इनकी नसबंदी करवाएगी। नीलगाय को स्थानीय भाषा में घुरपरा के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि नीलगाय सबसे बड़ा एशियाई मृग है और ये पूरे उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। ये बोसलाफस प्रजाति का एकमात्र सदस्य जानवर है और इसे बोविड परिवार की श्रेणी में रखा गया है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की मूल प्रजाति है। इसकी आयुष्यन स्थिति कम चिंताजनक यानी लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।